Hello students, this is lecture number 5 on the topic government budget. So in the last lecture we have understood the types of budget. First was balanced budget, which I have already explained in my last. Next is surplus, and at last after surplus is deficit budget. So today we will focus on surplus deficit. Deficit budget has many types, so let us understand that also. First and foremost, if I talk about surplus बजट वो बजट है बेटा जहां पे आपके रिसिप्ट्स ज्यादा हो, मींस योर रिसिप्ट्स आर मोर एंड द सर बुक में तो एक्सपेंडिचर सरप्लस वर्ड वाला कुछ दिया ही नहीं है. it's not given, it's just for general knowledge so that we can be able to understand. Some books have NCERT में mentioned है बेटा. NCERT does mentions the types of budget. उन्होंने सिर्फ एक सिंगल लाइन देके खत्म कर दिया है कि there are 3 types of budget, that is surplus, deficit and balance. फिर उसने डेफिसिट के टाइप्स बता दिए. प्राइमरी से आपके फिर आएगा फिजिकल. संदीप गर्ग में सर रेवेन्यू वाले दिए, रेवेन्यू रेवेन्यू प्राइमरी और डेफिसिट टाइप्स फिजिकल. है ऋषिका, दैट आर टाइप्स ऑफ डेफिसिट. आई विल हाँ कम टू दैट. तो उस डेफिसिट बजट पे आने के लिए पहले अपने को ये समझना चाहिए कि टाइप्स ऑफ बजट क्या है. See, the overall flow chart I will show you that how much is the budget being complicated. So simply you have to हाँ. understand कि यहाँ पे रिसिप्ट ज्यादा है. गवर्नमेंट की क्या होंगी, रिसिप्ट ज्यादा, और एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे, कम. सो अगर ये चीज है तो दिस विल बी नोन एज व्हाट, सरप्लस बजट. अब ये बेनिफिशियल है क्या गवर्नमेंट के लिए? See, there are both merit as well as demerit of the surplus budget. First and foremost, surplus budget is used to correct the inflationary gap. आपका जितना इन्फ्लेशन है उसको कवर अप करने के लिए सरप्लस बजट हेल्पफुल है. और दूसरा, इट इज अवॉइडिंग वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, क्योंकि अगर सरकार खर्चे नहीं कर रही है, एज एक्सपेंडिचर्स आर लो, तभी तो जाके उसके रिसिप्ट ज्यादा है और एक्सपेंडिचर्स कम है. तो जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर सरकार कर रही है वो खत्म हो गया. सो इसीलिए क्या हो रहा है, अवॉइडिंग वेस्टफुल एक्सपेंडिचर. कमिंग टू नेक्स्ट इज डीमेरिट. डीमेरिट क्या होगा इसका? सबसे पहला, अगर सरकार एक्सपेंडिचर कम कर रही है, इट इज लोअरिंग द एग्रीगेट डिमांड. अब एग्रीगेट डिमांड का अगर अपन फॉर्मूला देखें ना बेटा, तो एडी में आता है सी प्लस आई. AD is equals to C plus I plus G. G is denoting government expenditure. वो government receipts को denote नहीं करता है. तो अगर government expenditures हम कम कर देंगे तो AD अपने आप कम हो जाएगा. ये जब अपन AD और AS का concept समझेंगे ना, उसमें मैं बताऊंगा कि government expenditure is also affecting aggregate demand. Next demerit of the surplus budget is it is not helpful at the time of deflation. अब कभी अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन आ जाएगा तो सरप्लस बजट उसमें हेल्पफुल नहीं रहता है. डिफ्लेशन के टाइम पे यू हैव टू इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट्स, यू हैव टू इंक्रीज योर एक्सपेंडिचर. और यहाँ पे सरप्लस बजट में क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर्स कम है. तो डिफ्लेशन के टाइम पे दिस टाइप ऑफ बजट विल नॉट वर्क. ओके, दिस इज द merit and demerit of surplus budget. Here one more thing is given, injections and leakage. याद करो अपन ने स्टार्टिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंजेक्शंस हमेशा यस सर्कुलर फ्लो सर. ऑफ इनकम को बढ़ाते हैं. ओके, एंड लीकेज हमेशा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को कम करते हैं. तो यहाँ पे वही हाँ चीज है कि लीकेजेस, डिमांड और फ्लो. तो लीकेजेस एक्सपेंडिचर ही है, तो वो क्या है, सॉरी, लीकेजेस आर योर रिसिप्ट्स, वो ज्यादा है, और इंजेक्शंस आर दी एक्सपेंडिचर्स डन बाय गवर्नमेंट, तो वो कम है. इसीलिए क्या बन रहा है, सरप्लस बजट बन रहा है. Next, moving on to is the deficit budget. Okay, now let us सर understand सरप्लस का मीनिंग क्या होता है सर? सिर्फ सरप्लस का मीनिंग? सरप्लस का मीनिंग मतलब एक्सेस. देख, अगर बोला जाए कि मुझे ये चीज की सरप्लस है, सो आई एम हैविंग दैट थिंग इन एक्सेस. तो अगर सरप्लस का सिंपल मीनिंग गवर्नमेंट के तौर पे देखें तो गवर्नमेंट के पास अगर रेवेन्यू ज्यादा होंगे या रिसिप्ट ज्यादा होंगी तो वो रेवेन्यू सरप्लस कहलाएगा या रिसिप्ट सरप्लस कहलाएगा. इट ऑल डिपेंड्स. जैसे अगर बोलते हैं ना अगर सरप्लस, तो एक और मीनिंग सरप्लस का होता है कि यू हैव प्रॉफिट मोर. बीइंग अ प्रोड्यूसर, अगर मैं बोलूं मेरे पास सरप्लस है तो मैं बोलूंगा कि मेरे पास ठीक प्रॉफिट ज्यादा है. हाँ ठीक है, तो वैसे ही गवर्नमेंट के तौर पे अगर बोले गवर्नमेंट सरप्लस है मेरे पास, सो मींस देयर आर रिसिप्ट्स मोर देन योर एक्सपेंडिचर. अब आ जाते हैं डेफिसिट बजट पे. डेफिसिट बजट सिंपली जहां पे एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे और रिसिप्ट्स क्या होंगी, कम.
सिंपल, जहाँ एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसिप्ट्स क्या हैं कम, इन दैट केस हमारे आ जाते हैं डेफिसिट बजट। अब डेफिसिट कितने टाइप्स का होता है वी विल अंडरस्टैंड इन द अपकमिंग स्लाइड, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सी बिफोर गोइंग ऑन द टाइप्स ऑफ डेफिसिट, इसके मेरिट और डीमेरिट भी समझ लो। अगर डेफिसिट बजट है, माना रिसिप्ट्स कम है लेकिन सरकार ने एक्सपेंडिचर ज्यादा करके रखा है, तो इट इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग योर इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि जितना भी एक्सपेंडिचर सरकार कर रही है इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ व्हाट, इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ इकोनॉमी। तो अगर उसने ज्यादा खर्चे करे हैं, so it is increasing the economic growth. Secondly, it is promoting welfare programs, ये welfare programs को और बढ़ाएगा। Demerit, what is the demerit of deficit budget? Understand, it promotes wasteful expenditure, कभी कभार सरकार बहुत सारे wasteful expenditures भी कर लेती है जो required नहीं होते हैं, and it is giving financial and political instability, मतलब this will lead to unstable government, क्योंकि अगर आप डेफिसिट बजट हर साल लेकर आ जाओगे, so it shows that you are not able to control your expenditures. Okay, so यहाँ पे आप क्या हो जाएंगे, इंजेक्शन ज्यादा और लीकेजेस कम। Now moving on to the measures of government deficit. डेफिसिट मतलब कम मतलब देख बेटा, उसमें एक्सपेंडिचर ज्यादा है। अगर आज मान के चल घर के हिसाब से सोचते हैं, थिंक ऑफ योर होम, if receipts are less, अब receipts कहाँ से आती हैं घर में, मे बी फादर इज अर्निंग फ्रॉम बिजनेस, सर वो इनकम, सो इनकम आ गई। अब घर के खर्चे भी तो हैं, तो घर के खर्चे कैसे होते हैं, एक्सपेंडिचर। तो अगर घर के खर्चे ज्यादा हैं और इनकम कम है, तो तुम्हारे पास भी डेफिसिट होगा। हाँ ठीक है, तो वैसे ही तो सरकार के पास भी डेफिसिट होगा कि अगर उसकी, हाँ ये पार सर फिर सर आ गया डेप्रिशिएट का मीनिंग, लेकिन सर उसमें कुछ भी वो कैसे होंगे सर, क्या बोलते हैं सर, उसके अंदर कोई भी वो तो ही नहीं सकते ना, मतलब प्रोस तो ही नहीं सकते ना सर, कौन सी क्रॉस होंगे ना बेटा। अगर एक्सपेंडिचर सरकार कर रही है, सी एक्सपेंडिचर्स आर मोर एंड रिसीव्स आर मोर लेस, तो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करेगी किस पे, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करेगी तुम्हारे वेलफेयर के लिए ना। ऐसा नहीं कि एक्सपेंडिचर कर रही है अपने वेलफेयर के लिए, फॉर दी ओन, एक्सपेंडिचर इज डन फॉर द पब्लिक, इसीलिए इट वाज प्रमोटिंग वेलफेयर। जैसे एक्सपेंडिचर के तौर पे मान के चल कि इस साल गवर्नमेंट ने अच्छे खासे हॉस्पिटल्स खोल लिए, फिर उसके बाद ओपन दी स्कूल्स, तो ये एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट ने कर लिए हैं। अब उसको रिसिप्ट्स नहीं मिल रही है, ना उसमें फीस आ रही है, ना अदर थिंग आ रही है, तो ये गवर्नमेंट का लॉस ही होगा, पर उसने एक्सपेंडिचर कर लिया फॉर द वेलफेयर। आज अब अभी रिसिप्ट्स कम है लेकिन एक्सपेंडिचर तो एक बार हो गया ना गवर्नमेंट से, सो वो डेफिसिट क्रिएट करेगा उस पीरियड के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं डेफिसिट के भी टाइप्स। सबसे पहला टाइप है रेवेन्यू, सेकंड इज फिजिकल डेफिसिट, एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज योर प्राइमरी डेफिसिट। ओके, प्राइमरी डेफिसिट इज लीडिंग विथ इज द ओवरऑल। ओके, आप एक एक डेफिसिट को ध्यान से पढ़ेंगे एंड दे आर वेरी सिंपल, प्रैक्टिकल इसी के आते हैं और किसी के प्रैक्टिकल गवर्नमेंट बजट में नहीं आते, और बहुत कम केसेस में प्रैक्टिकल्स आए। चलो, रेवेन्यू डेफिसिट का सिंपल है बेटा, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अपन ने जब गवर्नमेंट बजट स्टार्ट किया था, नाउ अंडरस्टैंड द होल सिनेरियो ऋषिका, बजट अपन ने जब स्टार्ट करा था, तो अभी तो अपन पहले टाइप्स ऑफ बजट अपन ने देख लिया कि टाइप्स ऑफ बजट होते हैं तीन। पहला हो गया बैलेंस, फिर उसके बाद हो गया सरप्लस, एंड एट लास्ट वी हैव अंडरस्टूड डेफिसिट। तो ये डेफिसिट के भी अब तीन टाइप्स होंगे। डेफिसिट में सबसे पहला होता है रेवेन्यू डेफिसिट, फिर होगा फिजिकल डेफिसिट, एंड लास्ट वन इज प्राइमरी डेफिसिट। दिस इज द होल सिनेरियो, एक ये फ्लो चार्ट बनता है जो मिसिंग है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में क्या कर दिया उन्होंने, सिर्फ बैलेंस और सरप्लस वर्ड यूज करके लीव कर दिया। दे हैव नॉट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बैलेंस बजट एंड सरप्लस बजट, बट यू शुड नो एज अ जनरल नॉलेज कि बैलेंस बजट क्या होता है और सरप्लस बजट क्या होता है। नाउ कमिंग ऑन टू द डेफिसिट टाइप, जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसका सिंपल फॉर्मूला यहीं से निकल के आ जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। आया दोनों को? व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट बेटा? रेवेन्यू डेफिसिट सिंपल इज फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला आपके सामने आपके वापस आया, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से अगर मैंने रेवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस कर दिए
तो वो मेरा क्या आ जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट। अब उसका इम्प्लीकेशन क्या है, अगर रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब government in order to cover sell whole or part of shares of selected public sector enterprise held by the government to the private sector। ये पोर्शन डिसइन्वेस्ट का कॉन्सेप्ट ही होता है कि बेटा कि कोई लॉस में चल रहा है, गवर्नमेंट को रेवेन्यूज वहां से मिल नहीं रहे, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके शेयर्स को सेल ऑफ कर देती है। जैसे गवर्नमेंट की 5 अंडरटेकिंग्स हैं, अब 5 अंडरटेकिंग में से 4 अंडरटेकिंग्स तो लॉस में चल रही हैं और एक प्रॉफिटेबल चल रही है, तो इन 4 में से गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो 2 अंडरटेकिंग को हम बेच देते हैं। तो जैसे ही गवर्नमेंट ने 2 अंडरटेकिंग को बेच दिया, किसको बेच दिया, प्राइवेट पर्संस को, तो उससे रेवेन्यू जनरेट हुआ एंड दिस रेवेन्यू इज हेल्पफुल फॉर द गवर्नमेंट। तो सबसे पहला, अगर रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है, इसका इम्प्लीकेशन है कि गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जो भी आपके पास अंडरटेकिंग्स है वो रेवेन्यू जनरेट करके दे नहीं रही है, इसीलिए यू शुड गो फॉर डिसइन्वेस्टमेंट। सेकेंड, इट इज इंक्रीजिंग योर डेब्ट बर्डन, लार्जर बोरोइंग्स ऑफ रीपेमेंट, मतलब आपके इंटरेस्ट खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, आप पे डेब्ट बर्डन बढ़ता जा रहा है, और ये वार्निंग सिग्नल है गवर्नमेंट को कि अपने एक्सपेंडिचर्स अभी से कम कर दो, क्योंकि अभी से अगर आपने कम नहीं करे तो आगे जाके आप ज्यादा बड़ी मुसीबत में आ सकते हो, जो फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट है। तो रेवेन्यू डेफिसिट इज अ सिग्नल कि भैया अभी रेवेन्यू डेफिसिट है, आने वाले साल में हो सकता है कि आपने को फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट भी झेलना पड़े। तो अभी वार्निंग सिग्नल है कि अपने टैक्स को इंक्रीज करो, अपने नॉन टैक्स रिसिप्ट्स को इंक्रीज करो, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने रेवेन्यूज को इंक्रीज करना है। तो रेवेन्यू कैसे इंक्रीज करोगे, रेवेन्यू याद है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर ऑफ 2 टाइप, टैक्स एज वेल एज नॉन टैक्स। ऋषिका रिमेंबर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। तो वो 2 टाइप्स कैसे होती हैं, एक तो होती है टैक्स और एक होती है नॉन टैक्स, तो इनको बढ़ाओ, दैट इज द मेजर टास्क फॉर रेवेन्यू डेफिसिट। नाउ कमिंग टू बजट एस्टिमेट्स, देखो बेटा ये ऐसे एग्जांपल लिया है मैंने। अब अगर मैं ऊपर के देखूं, अगर मुझे रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है तो फॉर्मूला क्या है मेरा रेवेन्यू डेफिसिट का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का टोटल करो कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का टोटल ये करो, ये 1100 प्लस 1900 करो, कितना आ रहा है टोटल रेवेन्यू, सर 3000। 3000, वेरी गुड। और रिसिप्ट्स कितनी है सर 2000। तो अगर आपके पेमेंट ज्यादा है और आपको इनकम ही नहीं मिल रही है तो अगेन आपका 1000 तो रेवेन्यू डेफिसिट ही हो गया। तो ये गवर्नमेंट को वार्निंग मिल रही है कि अभी से ही समझ जाओ, क्योंकि अभी आगे कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट्स भी बचे हैं, तो वो फिर आगे खर्चे। डेफिसिट एंड सर इफ देयर इज मोर डेफिसिट तो सर वो पाकिस्तान जैसी हालत हो जाती है, मतलब फिर तो वो हाँ, तो दूसरे मैं भी कंट्रीज से लोन लेना डेफिसिट पड़ता अगर ज्यादा होगा बेटा, सो डेफिसिट इज क्रिएटिंग अ बर्डन, जैसे जैसे डेफिसिट बढ़ता जाएगा ये बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर। ओके, नाउ है। कमिंग, फिर लोन वोन लेना पड़ता है ना दूसरे लोन कंट्री लेना से। पड़ता है ना, वो तो लेंगी गवर्नमेंट फिर। अब आ जाते हैं फिजिकल डेफिसिट। अभी तक अपन बात क्या कर रहे थे, सिर्फ रेवेन्यू। नाउ द फिजिकल डेफिसिट इज, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब रेवेन्यू के खर्चे भी प्लस करो और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी प्लस करो और इसमें से माइनस करो टोटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू की भी कैपिटल की, लेकिन याद रखना कैपिटल रिसिप्ट्स में आप वो चीजें इंक्लूड नहीं करोगे, मतलब एक्सक्लूडिंग कैपिटल डेब्ट्स एंड रिसिप्ट्स, मतलब मान के चलो तो एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। कैपिटल रिसिप्ट्स में अपन ने पढ़ा था भैया कि कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर मेजरली 3 चीजें आती हैं, अगर याद हो कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर तो मेजरली 3 चीजें आती हैं, एक तो होती है बोरोइंग्स, एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट और होती हैं अदर रिसिप्ट्स। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अदर रिसिप्ट्स और डिसइन्वेस्टमेंट को लेंगे, बाकी बोरोइंग्स को नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है जब कैपिटल रिसिप्ट्स लोगे यू विल बी एक्सक्लूडिंग कैपिटल डेब्ट रिसिप्ट, मतलब दैट थिंग व्हिच इज क्रिएटिंग अ डेब्ट दैट इज अ बोरोइंग। सो यहाँ पे अगर मैं बोल दूं कि फिजिकल डेफिसिट किसके बराबर होगा, तो फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल्स टू नेट बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट।
मतलब सरकार ने कितना पैसा उठाया है मार्केट से। हो भी सकता है कि उन्होंने पब्लिक से लिया हो सकता है उन्होंने किसी फॉरेन कंट्री से लिया हो सकता है कहीं और से। तो अगर फिजिकल डेफिसिट आ जाए तो मतलब ये ओवरऑल बोरोइंग्स है किसकी, गवर्नमेंट की। क्लियर बोथ ऑफ यू? क्लियर हो गया यस ऋषिका, पार्थ? यस सर। ओके तो फिजिकल डेफिसिट। अच्छा अब अगर इसमें डिफरेंस पूछा जाए कि रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट में क्या डिफरेंस है, तो रेवेन्यू ओनली कंसीडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। फिजिकल डेफिसिट विल कंसीडर ओवरऑल, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स भी आ गए उसमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स भी आ गए और वो रेवेन्यू कैपिटल। रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। बट याद रखना कैपिटल रिसिप्ट्स में अपने को क्या हटा के लेना पड़ेगा, कैपिटल रिसिप्ट्स में अपने को बोरोइंग्स हटा के लेनी। अब इसका इम्प्लीकेशन भी समझ लो, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा डेप्ट बर्डन गवर्नमेंट के पास बढ़ता जाएगा, गवर्नमेंट को और पैसा लेना, बोरोइंग एंड फर्दर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फ्रेश बोरोइंग में पुट गवर्नमेंट अंडर डेप्ट ट्रैप। मतलब गवर्नमेंट कर्जे के अंदर दबती जाएगी इफ दे आर हैविंग मोर फिजिकल डेफिसिट। पहले होगा रेवेन्यू, रेवेन्यू के बाद सामने दिखेगा कि फिजिकल डेफिसिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा, इट इज क्रिएटिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर। आप फिजूल के खर्चे करते जा रहे हो, मनी सप्लाई बढ़ाते जा रहे हो। बोरोइंग्स ऑफ गवर्नमेंट टू मीट द फिजिकल डेफिसिट इंक्रीजेस द मनी सप्लाई। कभी कभार गवर्नमेंट क्या करती है, फिजिकल डेफिसिट को कवर करने के लिए आरबीआई से लोन ले लेती है। अब आरबीआई ऐसे तो लोन दे ही नहीं पाएगा, आरबीआई को क्या करने पड़ेंगे, नोट्स प्रिंट करने पड़ेंगे। तो आरबीआई क्या करता है, नए नोट्स प्रिंट करता है और उसी को गवर्नमेंट को दे देता है एज अ लोन। So it is increasing what? It is increasing money supply in the economy unnecessarily, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट का क्या हो रहा है, फिजिकल डेफिसिट ज्यादा है। दूसरा, अगर आप फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लेना शुरू कर दोगे, सो इट इज इंक्रीजिंग योर फॉरेन डिपेंडेंस। और हो सकता है कि फॉरेन गवर्नमेंट इस शर्त पे लोन दे कि अब हम आपके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फेयर्स पे अपनी राय रखेंगे तो ही आपको लेंडिंग मिलेगी, जैसा होता है पाकिस्तान के केस में। Pakistan is an exact example. If it is getting funding from other nations, so they are implementing, they are imposing on the economic and political affairs of those countries. Clear? Implication समझ में आया फिजिकल डेफिसिट का? पहला, डेप्ट ट्रैप, मतलब बर्डन क्रिएट होता जा रहा है। सेकेंड, इट इज इंक्रीजिंग योर इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब होता है बेटा, इट इज इंक्रीजिंग द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी एंड फॉरेन डिपेंडेंसी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी अगर आपका क्या हो रहा है, फिजिकल डेफिसिट इज देयर। नाउ अंडरस्टैंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड विद द फॉर्मूला। अब देखो मैं क्या इंक्लूड नहीं करूंगा और क्या इंक्लूड करूंगा। क्या बोला, फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर। करो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, यहाँ पे तुम्हारा टोटल लिखा ही हुआ है, कितना एक्सपेंडिचर टोटल बताओ। टोटल टोटल ओवरऑल टोटल टोटल पेमेंट है। हाँ 9,000। ठीक है, 9,000। और अपने को टोटल रिसिप्ट्स लेनी है, पर याद रखना अपने को क्या नहीं लेना था, नॉन डेप्ट नहीं लेना था। तो नॉन डेप्ट को एक्सक्लूड करके मेरे पास जो रिसिप्ट्स आएंगी हाँ वो क्या आएंगी, 9,000 माइनस 5,300। 7,700। तो अपने पास देखो आंसर क्या बनेगा, इट विल बी 3,700। यहाँ पे आंसर सर 3,000। 7,700 क्यों माइनस? अरे बता रहा हूँ बेटा, देख ये सारे रिसिप्ट्स में मैंने बोला था ये प्लस होगा 3,000, 1,000 एंड 1,300, ये प्लस कर पूरा। हाँ कर लिया। ओवरऑल कहीं यहाँ पे कोई मिस्टेक है? ओवरऑल बेटा यहाँ पे आप मान के चलो कि अपने को 9,000 में से ये 3,700 माइनस करके देखे एक बार। हाँ कर लिया। ओवरऑल कुछ 5,300 आ रहा है। हाँ तो कैलकुलेशन, अच्छा इसमें डेप्स वाले नहीं लेना है, ओके हमको ये नॉन डेप्ट लेना था, डेप्ट नहीं लेना था। 3,700 आपको प्लस करना है 1,000 एंड 3,000, कितना हुआ बेटा, ये हो गया आपका 7,700। तो नॉन ये नहीं अपना सर। डेप्ट क्रिएटिंग आ जाएगा 1,300। आया? हाँ हाँ। ठीक है, तो एक्सक्लूडिंग अपने बोला था ना, एक्सक्लूडिंग कैपिटल डेप्ट। कैपिटल डेप्ट इज नथिंग बस योर बोरोइंग्स। ये बोरोइंग्स ही है बेटा, जो बोरोइंग्स आ जाएंगी 1,300। क्लियर? तो टोटल एक्सपेंडिचर बेटा यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर 9,000 था। यस सर पार्थ। मतलब ये
क्वेश्चन में टेबल देके रखेंगे और बोलेंगे टेबल नहीं physical देते हुए उनके कभी कभार अमाउंट्स डायरेक्टली देके रखेंगे, ये बोलेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवरऑल इतना है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स इतनी है, कैपिटल रिसिप्ट्स पूरी दे देंगे, डेप्ट और नॉन डेप्ट, तो अपने को डेप्ट नहीं लेनी है, नॉन डेप्ट लेनी है, और यहाँ पे कैपिटल पेमेंट्स तो पूरे लेने हैं, कैपिटल पेमेंट्स में हम एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ याद रखना कैपिटल रिसिप्ट जब भी दी हुई हो तो यहाँ पे डेप्ट्स, यहाँ तो लिखा होगा बोरोइंग्स, तो उनको हमको टोटल में नहीं लेना, ठीक है। तो ओवरऑल वापस समझ लो, जब ये क्वेश्चन आए तो टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू और कैपिटल दोनों प्लस हुआ, इसीलिए देखिए यहाँ पे पूरा 9000 लिया, तो 9000 यहाँ पे पूरा लिया, और उसके बाद टोटल रिसिप्ट्स में अपने को क्या करना है, अपने को डेब्ट्स को इंक्लूड नहीं करना है, सो सीधा 9000 में से 1300 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 7700, फिर 7700 माइनस किया तो मेरा फाइनल आंसर कितना आया 1300, जो किसके बराबर है, ये बोरोइंग्स के ही बराबर है। तो फिजिकल डेफिसिट को हम बोलते ही है कि इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू बोरोइंग्स। हाँ पार्थ, सर ऐसा क्यों हुआ कि डेब्ट्स को माइनस करा? डेब्ट्स को इसलिए माइनस किया बिकॉज लिखा है ना, देख यहाँ पे लिखा है टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग कैपिटल डेब्ट, क्योंकि वो फॉर्मूले के अंदर ही है दैट यू डू नॉट हैव टू इंक्लूड द डेब्ट्स, ठीक है। उसके अंदर जो फॉर्मूला बताया था ना फिजिकल डेफिसिट का, एक बार वापस देखना इन दी रिकॉर्डिंग, यू विल बी एबल टू सी दैट अपने को जब रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट्स प्लस करनी है तो यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट्स में डेब्ट्स को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, बाकी सबको मैं इंक्लूड कर लूंगा। क्लियर? रेवेन्यू रिसिप्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टैक्स और नॉन टैक्स प्लस हो जाते हैं, तो ये याद रखना यहाँ से कि रेवेन्यू रिसिप्ट का फॉर्मूला होगा टैक्स और नॉन टैक्स प्लस हो जाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आपको डायरेक्टली देके रखेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स भी आपको डायरेक्टली देके रखेंगे, ठीक है। पर ये कैपिटल रिसिप्ट्स भी आपको देंगे, हो सकता है वो डेप्ट दे दें और नॉन डेप्ट अलग दें, तो डेप्ट को आपको हटा के ओवरऑल आपको कंसिडर करनी है वो कैपिटल रिसिप्ट्स। आएंगे इसके क्वेश्चंस पे, देन आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। नाउ कमिंग टू प्राइमरी डेफिसिट, दैट इज द लास्ट डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट होता है बेटा फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो सबसे पहली चीज, अगर मुझे प्राइमरी डेफिसिट तक पहुंचना है तो सबसे पहले मेरे पास होना चाहिए फिजिकल डेफिसिट, ओके। आफ्टर फिजिकल डेफिसिट इसमें से मैं माइनस करूंगा इंटरेस्ट पेमेंट। अब सी प्राइमरी डेफिसिट भी बोरोइंग्स हैं, पर याद रखना ये बोरोइंग्स इंटरेस्ट पेमेंट को हटा के, मतलब ओवरऑल प्रिंसिपल अमाउंट कितना है बोरोइंग्स का, अगर अपन ने उसमें से पूरा इंटरेस्ट पेमेंट हटा दिया तो अपने पास क्या बचेगा, ओवरऑल प्रिंसिपल अमाउंट इन दी प्राइमरी डेफिसिट, कि गवर्नमेंट के पास एक्चुअल कितना प्रिंसिपल पे करना है, क्योंकि गवर्नमेंट तो सभी दे रही है, इंटरेस्ट भी दे रही है और प्रिंसिपल अमाउंट भी दे रही है। सो प्राइमरी डेफिसिट सिर्फ ये कैलकुलेट करवाएगा कि ये जो फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट का क्रिएट हुआ है उसमें से आप क्या माइनस करोगे, उसमें से गवर्नमेंट के इंटरेस्ट पेमेंट आप माइनस करोगे, एंड यू विल बी नोइंग द एक्चुअल बोरोइंग्स व्हिच द गवर्नमेंट हैज टेकन। आया समझ में? हाँ सर आ गया। ओके, अब उसका एक देख लेते हैं आंसर, एक प्रैक्टिकल भी इसके आगे दिया ही हुआ है। सिग्निफिकेंस पहले समझ लेते हैं। सिग्निफिकेंस, इट शोज द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर मीटिंग एक्सपेंडिचर। मतलब देखो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट वर्ड नहीं है, higher the primary deficit indicate physical irresponsibility of the government, मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोन पे लोन लेते जा रही है, एंड दे आर वर्किंग विद दैट कल्चर। तो जीरो, अगर जीरो प्राइमरी डेफिसिट है, अब देखो जीरो प्राइमरी डेफिसिट कब हो सकता है, सोचो। जीरो प्राइमरी डेफिसिट तब होगा जब फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट क्या हो जाए, जीरो, ओके। तो अगर फॉर्मूले को ध्यान से देखूं तो फिजिकल डेफिसिट क्या हो रहा है आपका, फिजिकल डेफिसिट, अच्छा देखो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला पीडी इज इक्वल्स टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये तब होगा जीरो जब फिजिकल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मतलब फिजिकल डेफिसिट भी 10 है, मान के चलो एग्जांपल, और इंटरेस्ट पेमेंट भी 10 है, तो 10 माइनस 10 जीरो। तो अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो होता है, इट मींस गवर्नमेंट ने जो बोरोइंग्स करी हैं वो बोरोइंग इसीलिए करी हैं ताकि वो अपने इंटरेस्ट को पे करे। मतलब गवर्नमेंट के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपने इंटरेस्ट पेमेंट्स भी कर सके। Are you getting? So zero primary deficit is also very much showing the imbalance of the government, कि गवर्नमेंट इतना imbalance हो चुका है कि पहले रेवेन्यू डेफिसिट लेकर आया,
फिर फिजिकल डेफिसिट पे आ गया और अब प्राइमरी डेफिसिट पे आ गया। और अगर वो 0 हो जाता है, दिस मींस द गवर्नमेंट इज टेकिंग लोन्स सो एज टू पे द इंटरेस्ट पेमेंट। So this is what the government क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, this is indicating fiscal irresponsibility of the government. अब अगर ठीक है इसका सर। प्रैक्टिकल एक बार देख लेते हैं, so it will be like this. जैसे इसमें लिखा है, there is no addition in existing loan and sign of fiscal discipline. Okay. Now let us understand the practical here. Physical deficit अपन ने निकाल लिया था, फिजिकल डेफिसिट अपना आ गया था कितना 1300। अब इसमें से इंटरेस्ट पेमेंट, सी इंटरेस्ट कहाँ दिख रहा है अपने को, इंटरेस्ट दिख रहा है, इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दिख रहा है। सो 1300 में से मैंने 1100 इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर लिया, तो मेरे पास कितना बचा 200, मतलब 200 ही लोन है, 1100 तो इंटरेस्ट दे रही है सरकार। मतलब इस साल सरकार ने सिर्फ 200 करोड़ का ही नया लोन उठाया है। 1100 करोड़ जो सरकार दे रही है, दैट इज फॉर द प्रीवियस ईयर लोन्स इंटरेस्ट। ये हर साल बनता है बजट। सो अभी अगर देखा जाए तो फिजिकल डेफिसिट 1300 है, लेकिन इस 1300 में से सिर्फ 200 करोड़ ही प्रिंसिपल अमाउंट का लोन है, 1100 जो गवर्नमेंट ने दिए हैं दैट इज फॉर द इंटरेस्ट पेमेंट। इज दिस क्लियर? आज का टॉपिक समझ में आया, फिजिकल डेफिसिट एज वेल एज प्राइमरी। और सर मैं ऐसा बोल रहा था, हाँ बेटा, सर ये तो आ गया था, जस्ट अ सेकंड लेट मी गिव यू वन प्रैक्टिकल, सो आपको प्रैक्टिकल के साथ समझ में भी आ जाएगा। Now there is one practical for you beta. Here you have to calculate all the deficit, revenue, physical as well as primary. So let us start with first revenue deficit. Revenue deficit का formula क्या होता है? सर रेवेन्यू डेफिसिट का revenue फॉर्मूला expenditure minus रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस revenue receipt. See expenditure कितना है, revenue expenditure कितना है? एक्सपेंडिचर 300 है और रिसिप्ट्स है 200, तो 100 अपना 100 आ गया रेवेन्यू डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट कितनी होती है? फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर देखो 300 यहाँ पे 60 यहाँ पे, तो 300 प्लस 60। और अपने को क्या करना है, अदर देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स, सो अदर देन डेब्ट रिसिप्ट्स। सो रेवेन्यू रिसिप्ट्स तो मैं पूरी लूंगा, सी आई हैव टेकन इन दिस रेवेन्यू रिसिप्ट्स तो मैं पूरी लूंगा, पर जो वो वाली है बोरिंग्स हमने हटा दी। रिकवरी ऑफ लोन इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट देख बेटा यहाँ पे 160 दी है, पर दिस इज टोटल ऑफ बोथ 130 प्लस 30। पर बोरिंग्स नहीं लेनी है तो अपने क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 30 लेंगे। सो 200 प्लस 30, 300 प्लस 60, 360 माइनस 230, आपका फिजिकल डेफिसिट कितना आ गया 130। अगर फिजिकल डेफिसिट 130 है तो प्राइमरी कितना होगा? What is formula of primary? Physical deficit minus interest payment. देखो interest payment नीचे दिया हुआ है, so 130 minus 90. This is overall your primary deficit. Hope today's lecture is understandable. Thank you for listening, students. Okay.